हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की हमारी जो वीडियो है वो बेस्ट एक कंटिन्यूएशन में है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। एक्चुअली हमने ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उसके पूरे डिटेल्स अब हमारी कुछ वीडियोज़ में ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो जो कंटेंट है ग्रेविटेशन का, वो कंटेंट आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ग्रेविटेशन चैप्टर पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल आने वाले हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, तो ये जो एमसीक्यूज आने वाले हैं, ये एमसीक्यूज हम एक पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज कवर किए थे, जो थ्योरेटिकल भी थे और कुछ न्यूमेरिकल टाइप में भी थे। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से सॉल्व करना है, या फिर उसका जो थ्योरेटिकल एमसीक्यू है वो किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए मिलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। तो लास्ट टाइम हमने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज का हमारा 11th क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का स्टार्टिंग क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब हमें पता है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। अब सैटेलाइट जो है वो अर्थ से एक स्पेसिफिक हाइट पे है। अब इस सैटेलाइट को व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इस सैटेलाइट को मूव करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी एक फ्यूल के फॉर्म में जब सैटेलाइट लॉन्च होगा तब तो हम प्रोवाइड करेंगे, इट्स ओके। बट उसके बाद जब वो फ्यूल फिनिश हो जाता है, या फिर उसके एडिशन टू दैट एक स्पेसिफिक हाइट अटेंड करने के बाद कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते वक्त, कंटिन्यूअसली फंक्शन करते वक्त अलग अलग पार्ट्स के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, इज इट अ विंड, इज इट अ हाइड्रो, और इज इट अ सोलर, और इज इट अ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है कि अर्थ के सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक हाइट पे जो सैटेलाइट है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहेगा। जो सैटेलाइट अगर आपने देखा होगा तो सैटेलाइट के बाहर एक पैनल निकला हुआ होता है, जिस पैनल पे फोटोवोल्टाइक सेल्स माउंटेड होते हैं। जो फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी होता है सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो ये कन्वर्शन है, ये कन्वर्शन हम सोलर सेल की हेल्प से करते हैं। इसका मतलब है कि जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को हम कंटिन्यूअसली यूटिलाइज करते हैं टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू द required form into that artificial satellite. So correct answer out of this objectives given in this MCQ. So correct alternative is a solar energy. So solar energy is used as a source of energy for the functioning of different parts of artificial satellite. Next question है हमारा 12th question. What would be the acceleration in unit, देखो क्या दिया है, in मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स हमें आंसर जो निकालना है वो ऐसा सिस्टम में निकालना है, सीधे सिस्टम में नहीं निकालना है। ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट, मतलब अर्थ के बारे में बात नहीं की है, कोई और प्लैनेट है। तो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, लेट्स से दिस इज द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ एन प्लैनेट। प्लैनेट के लिए हम p यूज करते हैं। whose mass is, तो mass of planet, mass is 1/7 the mass of earth. तो mass of earth और mass of planet का रिलेशन क्या दिया है, तो mass of planet is 1/7 of mass of earth. And the radius, so this radius of planet is half to the radius of earth. g हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो हमें g क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट हमें कैलकुलेट करना है। और जो g प्रोवाइड है वो है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली ये अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू दैट प्लैनेट कितना होगा, जिस प्लैनेट का मास उन्होंने दिया है 1/7 ऑफ द अर्थ और रेडियस दिया है हाफ ऑफ द अर्थ। और हमें अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, g का वैल्यू हम लेते हैं 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हमें गिवन डेटा और कैलकुलेटेड डेटा में अगर हमने केयरफुली देखा तो हमें बस g का वैल्यू दिया गया है और m मास और रेडियस का वैल्यू दिया गया है। तो g क्या होता है, g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g विच इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। So this is the acceleration due to gravity due to
द अर्थ, ये अर्थ का फिर मास होगा और ये अर्थ का रेडियस होगा। तो अगर हम प्लैनेट की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू दैट प्लैनेट, तो ये कितना आएगा, g मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। अब हमें मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट का रिलेशन विद द अर्थ तो पता है, तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो ये आएगा g मास ऑफ प्लैनेट कितना है, मास ऑफ अर्थ का 1/7 पार्ट, और रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ, तो इसका स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा gm ऑफ अर्थ 7/4 रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आपने केयरफुली देखा तो जो हमने सॉल्व किया है उसका ये जो पार्ट है gme अपॉन re स्क्वायर, व्हाट इज इट, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो हम इसे एज अ g सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/7, और ये आएगा आपका स्मॉल g। हमने क्या पुट किया, स्मॉल g इज कैपिटल G इंटू me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। ये वैल्यू हमने एज अ स्मॉल g, क्योंकि वो वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, हमें नोन है, हम उसके फॉर्मेट में उसे लेके आए हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं g का वैल्यू विच इज 9.8। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gp, ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा इट इज 5.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमें अलग अलग आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें पहला ऑप्शन है 5.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है। तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू दैट प्लैनेट whose mass is 1/7 and whose radius is 1/2 of the radius of the अर्थ। तो इस हिसाब से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस हिसाब से आपको ये न्यूमेरिकल नहीं कह सकते हम एक्चुअली इसको, हाँ सॉरी न्यूमेरिकल ही है ये, पर ये इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला यूज करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, हल्का सा एक फॉर्मूला डिराइव करना है इनटू द गिवन डेटा, और उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करके आंसर को निकाल सकते हैं। जो आपको प्रोवाइडेड ऑप्शन है उसमें से आप करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट MCQ है, the height at which the weight of a body becomes 1/16th of its weight on the surface of the earth, radius r कितना होगा। so the height हमें क्या निकालना है, h निकालना है। h कितना होना चाहिए in terms of r, r के कितने होना चाहिए, जिसमें आपका जो weight है, weight of the body, so let's write weight of the body is 1/16th to the weight of, at the surface of the earth, h। अब हमें पता है weight कितना होता है, weight is equal to mass into gravity। so here we can write mg at the height h will be equal to 1/16 mg at the surface। mass तो चेंज नहीं होगा, मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो GH इक्वल टू 1/16 ऑफ G। तो यहाँ पे हमें एक हिडन हिंट दिया हुआ है कि हमें जो हाइट चाहिए उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 1/16 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको यूज करके हमें देखना है कि हाइट का जो डिस्टेंस है, मतलब अर्थ के सरफेस से जो हाइट रिक्वायर्ड है वो कितने टाइम्स ऑफ r कैलकुलेट कर होना चाहिए। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं कि 4r, 5r, 15r और 3r। तो ये जो हाइट है, ये हाइट 4r होने के बाद आपका जो GH का वैल्यू है वो 1/16 होगा क्या, वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये चेकआउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। G इज इक्वल टू क्या है, GM अपॉन r स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको ये चेकआउट करना है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h कितना होगा, GM अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं GM का जो वैल्यू है हम G इंटू आर स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। तो GH इज इक्वल टू G इंटू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर हम सेकेंड पार्ट को राइट हैंड साइड को अगर r स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे यहाँ पे, g r स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रही हूँ तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पे जो r स्क्वायर है अंदर लेने के बाद दिस विल बी इक्वल टू 1, वेट अ मिनट,
यहाँ पे हम लिखते हैं GR² अपॉन, यहाँ से अगर मैं R कॉमन निकालती हूँ तो R² कॉमन आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट से, तो दिस इज 1 प्लस H/R ब्रैकेट स्क्वायर। बस मैंने क्या किया है, टर्म्स रीअरेंज की है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ GH। R² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो GH का जो वैल्यू है, तो GH का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, R नहीं आएगा यहाँ पे, R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H अपॉन R ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमें पता है कि GH इज इक्वल टू कितना है, 1/16 ऑफ G। सो हम GH की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ G पुट करते हैं, 1/16 G 1 प्लस H/R ब्रैकेट स्क्वायर। G कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो इक्वेट करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1 प्लस H/R ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर रूट ले लो आप, तो आएगा आपका 1 प्लस H/R इज इक्वल टू 4। 1 का उधर ले लो तो H/R का वैल्यू आएगा, H/R इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है H का वैल्यू कितना आया, 3R। H का वैल्यू 3R है। ऑप्शंस देखो आपके इसमें, H का वैल्यू 3R, मतलब फोर्थ और जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। मतलब हाइट जो है अर्थ सरफेस से, जो हाइट है वो 3R टाइम्स जब होगी, तब उस डिस्टेंस पे आपका जो वेट है, वेट क्या होगा, 1/16 ऑफ द वेट विच इज ऑन द सरफेस। या फिर आप कह सकते हो कि एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GH वो कितना होगा, 1/16 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से आपको ये MCQ सॉल्व करना था। इसमें जो हिंट दिया है, जो हिडन डेटा है, जो हिडन हिंट है, उसको यूटिलाइज करके, रीअरेंज करके, बस आपको वो कैलकुलेशन कैलकुलेट करके आपको देखना था कि हाइट इन टर्म्स ऑफ R कितना आता है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। बट देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब G, द वैल्यू ऑफ G विल बी हाईएस्ट एट, G का वैल्यू हमें पता है कि ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ है, अर्थ का पोल, ये इक्वेटर का पोजीशन, ये सेंटर हो गया, यहाँ से एक स्पेसिफिक हाइट पे इधर और एक स्पेसिफिक हाइट पे डेप्थ इधर। तो हमने देखा है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने एक्सप्लेन किया है। हम समझते हैं इस बात को कि अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g है, उसका वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 9.8 SI यूनिट में मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हर एक पोजीशन पे, अर्थ के अराउंड आप कौन सी पोजीशन पे हो, कौन से लोकेशन पे हो, कितनी हाइट पे हो, कितने डेप्थ पे हो, इस पे ये G का वैल्यू वेरी करता है। तो हमारे MCQ में उन्होंने पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाईएस्ट। ऑप्शंस देखते हैं हम, विल बी हाईएस्ट, पहला ऑप्शन है अ डिस्टेंस R अबव द अर्थ सरफेस। ये डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, R अबव द अर्थ सरफेस, एट द सरफेस, एट द सरफेस, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और चौथा दिया है इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। हमने जैसे थ्योरी पार्ट डिस्कस किया हुआ है ग्रेविटेशन का, उसमें हमने देखा है कि G का वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होता। इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से एक स्पेसिफिक हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो G का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। या फिर अर्थ के सरफेस से हम सेंटर की तरफ, डेप्थ की तरफ जाते हैं तो भी G का वैल्यू चेंज होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब है G का वैल्यू मैक्सिमम और हाईएस्ट कितना है, कहाँ होगा, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इन द प्रोवाइडेड MCQ। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ G का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे हम ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं। The weight of the object at the center will be, the weight of the object at the center। तो हमें पता है वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा उसको, उस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे मास को। तो ये कहाँ पे होगा आपका वेट, ये वेट आपके, आप जिस पॉइंट पे हो, जिस लोकेशन पे हो, उस लोकेशन पे आपका वेट कैलकुलेट होगा। तो जिस लोकेशन पे आपका वेट आपको कैलकुलेट करना है, उसी लोकेशन पे, सेम पॉइंट पे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू कितना है, दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हमें इस एमसीक्यू में एक्सप्लेन किया गया है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेंटर ऑफ अर्थ पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे जी का वैल्यू होता है 0। वो हमने हमारे थ्योरेटिकल सेक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर जी का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये वेट क्या हो गया, मास इनटू वैल्यू 0, दैट इज 0। तो वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा 0। ऑप्शंस देखते हैं। द ऑब्जेक्ट, सॉरी एमसीक्यू पढ़ते हैं फिर से। एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर विल इट बी इनफाइनाइट, इज इट मोर देन it was on the surface of the earth, or is it same as that of the surface of the earth, or is it 0? तो हमने अभी देखा है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट एट द सेंटर होगा वो कितना है, 0। तो इस नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। तो ग्रेविटी, इज द ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल, विंड, क्लाउड्स, और मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो देखते हैं ये कि अर्थ का जो सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर, और अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्टिव है। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्टिव नहीं है, वहां पे अर्थ का एटमॉस्फेयर फील नहीं होगा। तो जो डिस्टेंस है जहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर फील होता है, तो ये जो एटमॉस्फेयर को अर्थ के अराउंड होल्ड करके रखा है, ये किसने होल्ड करके रखा है, विंड ने, क्लाउड्स ने, या फिर ग्रेविटी ने। तो हम जानते हैं कि अर्थ के अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट है उस पर अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड एक्ट होता है। वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट होता है, वो जो ग्रेविटी एक्ट होती है, उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक उसके साथ लॉक्ड है। तो जैसे कि हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ हाइट एच का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जी का वैल्यू चेंज होता जाएगा, जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो यहाँ से अर्थ के सरफेस से आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो जी का वैल्यू आपको कम होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा। ग्रेविटी जो फील करेगा वो ऑब्जेक्ट, वो ग्रेविटी कम होता जाएगा। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जहाँ पे जी का वैल्यू हो जाएगा 0, वहां तक उसके बाद अर्थ का जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटी जो है वो एक्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ तक जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखने का जो काम है, वो काम ना तो विंड करता है ना ही क्लाउड्स करते हैं, तो वो काम करता है अर्थ का ग्रेविटी। तो अर्थ का ग्रेविटी ये करेक्ट आंसर है, टू होल्ड दैट एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज, हमने हमारे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो ग्रेविटेशन चैप्टर का दिया है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू किस तरह से आया, ये अगर आपको देखना है, ये अगर आपको स्टडी करना है, तो आप हमारे प्रीवियसली अपलोडेड जो वीडियोस है उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू है वो वैल्यू है 11.2। तो अर्थ के ऊपर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे एस्केप करना है फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस एरिया, तो ये जहां तक अर्थ का फील्ड एक्टिव है उसके बाहर अगर मुझे उसको निकालना है, या फिर अर्थ के सरफेस से अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है, तो वो एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो वेलोसिटी होती है 11.2। ये जो वेलोसिटी है वो हेवी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी उतनी है और लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी सेम है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, any two particle with the finite mass attract each other with a force। मतलब हमें पता है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी हमारे चैप्टर में डिस्कस किया है, जिस फॉर्मूला को बेस लेके हमने आगे के कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू द अर्थ ग्रेविटेशनल, फिर जिस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज हम फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये किस तरह से आता है वो भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया हुआ है।
तो ये जो फोर्स है वो क्या है, प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखते हैं ऑप्शंस कौन से हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, हाँ ये करेक्ट है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस अपार्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं तीसरा और चौथा ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस दिया है, बस स्क्वायर नहीं दिया, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो सेकंड और थर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेकंड जो ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ये इस एमसीक्यू का सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, जैसे सैटेलाइट भी रिवॉल्व करता है, मून भी रिवॉल्व करता है। तो मून को रिवॉल्व करने के लिए, सैटेलाइट को भी रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, तो अर्थ का ग्रेविटी। देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटम्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, तो इसका मून के साथ कोई लेना देना नहीं है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ये करेक्ट है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तीसरा ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, फोर्स ऑफ द ऑर्बिट, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मोर देन वन ऑफ द अबव, नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट था। सेकंड ऑप्शन जो है कि मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मतलब अर्थ और मून, ये दोनों को अगर हम एज अ टू ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं, तो मास m1 और उसका मून का मास m2, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो अर्थ का ग्रेविटेशन है, वो ग्रेविटी मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ताकि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर सके। तो इसमें इस एमसीक्यू में सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी, ऑन विच पॉइंट ऑन द अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी। तो हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे तो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू कम होता जाएगा और सेंटर पे अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू हो जाएगा 0। सो एट विच पॉइंट ऑन द अर्थ देयर इज, ऑन द अर्थ ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ऑन विच पॉइंट ऑन द अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी। तो ऑप्शंस देखें, नॉर्थ पोल साउथ पोल ग्रेविटी होता है, एट द इक्वेटर ग्रेविटी होता है, वो 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है। ऑन द ओशन सरफेस भी ग्रेविटी होता है क्योंकि ओशन अर्थ के सरफेस अर्थ पे आता है, उसके स्पेसिफिक पॉइंट पे उसका ग्रेविटी होगा। दूसरा लास्ट ऑप्शन जो है वो है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 0। सो इस एमसीक्यू में करेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है, करेक्ट अल्टरनेटिव जो है वो है फोर्थ अल्टरनेटिव, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इन टर्म्स ऑफ, आपको फोकस करना है यूनिट क्या दिया गया है, इन टर्म्स ऑफ CGS यूनिट। हमें पता है G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 आता है इन टर्म्स ऑफ CGS यूनिट। तो चेकआउट करते हैं ऑप्शंस, -6, -7, -9 और -8। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो है करेक्ट ऑप्शन ऑफ दैट MCQ। तो ये है हमारे कुछ MCQs जो हम ग्रेविटेशन चैप्टर के ग्रेविटेशन चैप्टर पे हम डिस्कस करना चाहते थे। ये जो MCQs है वो हमने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, ये इसका सेकंड पार्ट था। तो इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखा होगा वही फॉर्मूला पे बेस्ट MCQ आते हैं और वैसे ही न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये थे कुछ MCQs ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड। इस तरह के और भी क्वेश्चंस अगर या फिर इस तरह के और भी कोई टॉपिक आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं
इस पे अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।